हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो क्लास जो हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में। देखिए, अगर 12th में अगर जो भी एग्ज़ाम में बैठने बैठने वाले हैं स्टूडेंट, अगर जो 2026 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत ये रामबाण ये है ना क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टली आपको 2026 में जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए बेहतर बेहतर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ बता रहा हूँ। मैं उसी क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कॉपी बायोलॉजी का अवेलेबल है, अगर किसी संस्था से जुड़े होंगे, तो आप प्लीज़ आप अपने कॉपी को निकालिए और उसमें हम जो भी क्वेश्चन को बता रहे हैं आप उस कॉपी है ना कॉपी में क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, टिक लगा दीजिए, ताकि आप याद करने में आसानी होगी। क्योंकि हम लोग के पास अब समय बहुत बहुत कम दिन बच चुका है, यानी घंटों समय की बच चुका है। और ताकि आपका बेहतर रिजल्ट भी लाना है, ताकि है ना कौन क्वेश्चन, बहुत सारे लेखन को ये डाउट आ चुका है कि कौन क्वेश्चन पढ़ें, कैसा क्वेश्चन आएगा, कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन को मैं याद करके जाऊं, ताकि हम लोग को क्वेश्चन छूटे ना। तो मैं इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उसी क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है। और आप अपने कॉपी में क्या करिएगा, टिक आउट कर लीजिए, या अगर आपके पास कॉपी में क्वेश्चन नहीं मिले तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या वीडियो को रोककर आप अपने कॉपी में लगाने का ज़रूर प्रयास करिए, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए और बेहतर आपका रिजल्ट भी आ सके। तो मैं इसी तरह से हर एक चैप्टर का मैं चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर से आएगा, मैं सभी आप लोग को कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, अवश्य देखेंगे, ताकि क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर भी कीजिए। और आप अपने कमेंट शेयर अवश्य ज़रूर करिए, ताकि आपका चैप्टर सही से कंप्लीट किया जा सके और आपका रिजल्ट भी बहुत सुंदर अच्छे आ सके। तो चलिएगा वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप क्या करें, अपने कॉपी लीजिए और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इससे क्या कर सकते हो, रख भी सकते हो और देख भी सकते हो, ताकि आपको एग्जाम में आएगा। और मैं आपको बोल दूं कि यहाँ से क्वेश्चन, जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं उसी क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। एकदम सेम कॉपी आपको इसी जगह से देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर आपका 5 है, यहाँ 4 लिखा गया है, 5 नंबर आपका चैप्टर है वंशागत तथा विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्न इसमें आपको क्या सोच होनी चाहिए, देखिएगा। हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, यानी हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है। आम का बीज हमेशा पौधे का ही विकास करता है। उसी प्रकार से संतति अपने जनक बिल्कुल मिलती जुलती है या कुछ भिन्न दिखाई भी देते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना है। जैसे सदो है ना, एकदम अपना जो हो गया, सहोदर भाई बहन की बात करो, एक जैसे कभी अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग में इस चैप्टर में हम लोग को टोटल बात यही पढ़ना है, जिसमें हम लोग नाम है अनुवांशिकता का। सबसे पहले अगर हम लोग परिभाषा की देखेंगे तो आप लोग तैयार हो जाइए, बिंदास होकर अपने कॉपी में लगाना शुरू कीजिए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहेगा अनुवांशिकी क्या है। तो अनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें वंशागत तथा विभिन्नता दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग अनुवांशिकी कहते हैं। और यही अनुवांशिक की जो जनक, अनुवांशिकी नहीं, अनुवांशिक के जनक जो थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इनके जनक भी कहा गया है। देखिए, वंशागत यह प्रक्रम जो होता है, पहला क्वेश्चन आप याद करके जाइए। दूसरा में वंशागति क्या है, यह एक प्रक्रम है जिससे लक्षण के जनक के संतति में जाता है, उसको अनुवांशिकी आधार कहते हैं। और इसके द्वारा होता है विभिन्नता, अंतर भी पाए जाते हैं। जनक और संतति के लक्षण जो होते हैं आज समान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी विविधता कहते हैं। आप इसको सभी को क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में देखकर लगा लें। अगर आपके कॉपी में नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीन पर मैं नंबर देता हूं, उससे आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, जिसका नंबर है 90 60 10 13
67। आप इस पर क्या कर सकते हैं, मैसेज करके आप पीडीएफ को भी ले सकते हो, पीडीएफ को भी देख सकते हैं, ताकि कौन क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट, हम इसमें फालतू क्वेश्चन की बात नहीं किए, ऐड नहीं किए हैं, हम उसी क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन है देखिएगा, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को क्यों कहा गया है। देखिएगा, यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ से पॉइंट तो हम कन्फर्म आपसे पूछेगा। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल का अध्ययन जो मटर के पौधे पर 60 वर्षों में यानी 1856 से लेकर 1863 ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है तक संकरण का प्रयोग किए। उन्होंने जीवों के वंशागत के नियम को भी प्रस्तावित किए थे। मेंडल ने पहली बार जीव विज्ञान की समस्याओं को समाधान हेतु सांख्यिकी विश्लेषण के गणितीय तर्क शास्त्र का प्रयोग किए थे। इसीलिए योगदान के कारण इन्हें आनुवंशिकी के जनक भी इन्हें कहा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल को। आप ये पॉइंट को जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 जोड़े मटर के पौधे का चयन किए थे। 7 जोड़ा मटर के पौधे कौन कौन है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। देखिए, सबसे पहले 7 जोड़ा मटर का जो पौधे लिए थे वो ये पट्टी आप जो देख रहे हो प्रभावी होगा, ये जो होगा अप्रभावी होगा, इनका जो लक्षण होगा। देखिए, लंबा और बौना, लंबा और बौने जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, तने की ऊंचाई बनेगा, यानी तने का आकार बनेगा। उसी प्रकार से बैंगनी और सफ़ेद जब आपस में मिलेंगे तो फूल का रंग बनेगा। ये पूछता है आपसे, कन्फर्म पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। आछिया और आछिया और निराछिया या अंत में मिलेगा तो फूल की स्थिति बनेगा। या फूली हुई या सिकुड़ी हुई जब आपस में मिलेगा तो फली की आकार बनेगा। या हरा और पीला जब आपस में मिलेगा तो फली के रंग बनेगा। और गोल और झुर्रीदार जब आपस में मिलेगा तो रंग का बीज बनेगा। और पीला और हरा जब मिलेगा तो रंग का बीज बनेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लो और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करो, और आपका कॉपी में है तो उसको भी फॉलो करने का भी काम करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है ना, एक जीन वंशागत, यानी इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किया जा सकता है। चलिए, देख रहे होंगे इसमें जनक का पीढ़ी जो होता है F1, यानी जनक जो होता है लंबा, यानी TT डबल कैपिटल होता है, यानी डबल कैपिटल का मतलब हो गया लंबा हो गया, और उसका स्मॉल टी कर देंगे तो बौना उल्टा इसका हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका ना दूसरे पीढ़ी में इसको विश्लेषण कर दीजिएगा। इस प्रकार से विश्लेषण की क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखिएगा इसका प्रकार जो होता है क्रॉस जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो होता है, जिसको अनुपात पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनुपात पूछेगा तो पीढ़ी है ना, क्रॉस परिणाम जो होता है मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस जो होता है वो 3.1 होता है। जीनोटाइप अनुपात हो जाता है 1:2:1 होता है, जो सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता के नियम में आप लोग पढ़े होंगे। तो सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता दोनों आपके लिए बहुत बहुत रामबाण है, इसलिए आप उसको देख कर जाइएगा। इसका मतलब ये होता है, देखिएगा शब्द वाली जीन जो होता है, जीन का परिभाषा यहाँ से आप देख के जाइएगा। ठीक है, जीन क्या होता है, मेंडल ने जीन को कारक के भी नाम से भी जाना थे, यानी कारक भी बोले थे। आनुवंशिक की एक इकाई होता है सब, है ना। युग्मी विलप यानी जो एलील जो होता है एक ही जीन के थोड़े भिन्न रूप से लक्षण को नियंत्रण करता है, उसे जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी जो होता है एलील होता है। उसके बाद यह होता है समयुग्मकी। सम देखिएगा परिभाषा ही सम बता रहे हैं, ये सब परिभाषा को लगा लीजिएगा। समयुग्मजी, जब किसी लक्षण के लिए दोनों युग्मक विलुप्त समान होता है उसी को हम लोग समयुग्मकी कहते हैं। विषम युग्मक मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप इस सभी को क्या कर लीजिए, आप अपने कॉपी में देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ लीजिए। देखिए, मेंडल का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम, इस नियम के देखिए लक्षण के आधार पर कारक यानी जीन नामक विभक्तियों के द्वारा किया जाता है। कारक हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। यदि कारक के जोड़े के सदस्य का असमान हो तो, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इनमें से जो होता है प्रभावी एक दूसरे अप्रभावी से प्राप्त हो जाते हैं। इस नियम के कारण जो होता है पहली पीढ़ी का केवल एक ही जनक की लक्षण प्रकट होते हैं, और इसलिए इसका जो अनुपात होता है दूसरे पीढ़ी में 3 अनुपात कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए, दूसरा है मेंडल का द्वितीय नियम, यानी है ना विंशयोजन का नियम जो होता है। इस नियम के आधार पर जो होता है तट पर आधारित जो होता है, यह ना क्या होता है, युग्मक विलपी है ना विकल्पित जो होता है आपस में घुल मिल जा है ना मिश्रित नहीं हो पाते हैं। युग्मक निर्माण के समय
एक जोड़े के दो युग्मक विलपनी एक दूसरे से क्या होते हैं ना, अलग होते हैं, सम विषम युग्मिक हो जाते हैं। जो आप डायग्राम में देख रहे होगे, जनक जो होता है वो दोनों मिला हुआ है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों को जब विभाजित किए थे एक तरफ से हो गया युग्मक युग्मक, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग आपका हो गया। ठीक है, आप इसको भी कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्रॉस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस में आप लोग क्या कर लो, दम लगाने के प्रयास कर लीजिए। टेस्ट क्रॉस हो गया, बैक क्रॉस हो गया, ये सब आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भी आप अपने कॉपी में लगाने का प्रयास करें। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन हमारा है मेंडल के नियमों का विषय है ना, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अभी जस्ट बताएं सप्रभाविता का नियम और अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इस नियम में जो होता है श्वसन पुष्प जो होता है, पुष्प रंगीन वंशागत जैसे लाल फूल और सफ़ेद फूल को आपस में क्या किया जाएगा, संलयन कराया जाएगा। जो पहला पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस प्रकार का स्थानांतरण होगा, जिसका अनुपात जो होगा 1:2 अनुपात का हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, सप्रभावता का नियम है। सप्रभावता का नियम में जो यह घटना सिर्फ एक पीढ़ी के दोनों जनकों से मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों जो होता है युग्मिक है ना, युग्मक में है ना विकल्पी होते एक साथ अपनी अपनी अभिव्यक्ति को करता है। इसलिए हम लोग जैसे मानव ब्लड में आप लोग को पढ़े होंगे, जिसमें देखिएगा यानी मानव में है ना ए बी ओ रुधिर वर्ग जो होता है, जिन आई 3 समयुग्मों की, जैसे आई देखिएगा है ना हो गया आई ए इंटरफेरॉन हो गया, बी हो गया आई है ना यू हो गया। तो इसी प्रकार से क्या करेगा, एक दूसरे को समझा ना, जैसे हम आप लोग को बता दें, देख लीजिएगा यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि जनक 1 से अलील, जनक 2 से अलील, संतति से यहाँ जीनोटाइप, यहाँ है ना ब्लड है। ठीक है, वो कौन सा ब्लड कहाँ से देखिएगा मिलेगा, एलील ए अलील ए है ना, तो आपस में जो जीनोटाइप बनेगा अलील ए और अलील ए, तो यहाँ पर ब्लड जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको भी कॉपी में लगा लीजिए। जैसे है ना, बहुप्रभाविता का मतलब होता है कि एक जीन, ये भी क्वेश्चन आपके लिए, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप अपने कॉपी में एकदम कन्फर्म लगा लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई तरह का समस्या दिक्कत ना हो ना। प्लीज़ इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, ताकि आपको किसी तरह का कोई समस्या उत्पन्न नहीं है। ये भी क्वेश्चन को आप क्या करो, अपने कॉपी में लगा लीजिए और इसको आसानी से पढ़िए, क्योंकि मैं ज़्यादा बताऊं तो आप लोग को वीडियो लॉन्ग भी हो सकते हैं, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए स्क्रीन के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, या वीडियो को रोककर या अपने कॉपी के माध्यम से इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, देखिए बहुअलील क्या है ना, तो बहुअलील जो होता है एक प्रकार का क्रिया जो होता है, अभी जस्ट बता दिए, वर्ग रुधिर से ऊपर से अभी जस्ट बता दिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ना बहु प्रभाविता, तो बहु प्रभाविता जो होता है एक प्रकार का जीन होता है, इसको भी आप आराम से देखिए और इसमें एक एक टॉपिक को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है, दो जीनों के वंशागत जो है किस प्रकार से द्विसंकरण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। मेंडल ने 2 लक्षणों के विभिन्न मटर के पौधे पर संकरण किए थे। उदाहरण के लिए ले लीजिए, बीज का रंग और बीज का आकृति जो होता है किस प्रकार से होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आप दम देख लीजिए है ना। स्वतंत्र अभिविहुवन का नियम है ना, इसमें जो होता है यह क्वेश्चन इस प्रकार से कह देगा कि मेंडल के द्विसंकरण को लिखें, मेंडल को द्विसंकरण को ग्राफ भी बनाएं। ठीक है, मैं आपको ग्राफ भी बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये आपको ग्राफ भी बनाना है। इसमें आपका एक जो अनुपात जो होगा वो कितने हो जाएगा, 9 अनुपात है ना, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है। ठीक है, एक होता है, एक अनुपात जो होता है जीनोटाइप अनुपात जो होता है, याद रखिएगा कि 12 है ना, सॉरी क्या हो जाएगा, 12 24 12 12 1, बीच में सभी में अनुपात लगा के आप याद कर लीजिएगा, 12 24 12 12 1। अगर आपको अब नहीं रहा है दिख रहा होगा तो आवाज़ सुनिएगा, 12 24 12 12 1, ये जो होता है इसका द्विसंकरण का भी अनुपात होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के देखिएगा कि वंशागत का क्रोमोसोम का सिद्धांत, वंशागत के क्रोमोसोम का सिद्धांत जो होता है मेंडल के कार्य का अज्ञात क्यों रहा। मेंडल ने यह कार्य 1865 में प्रकाशित किए थे, 1990 तक अज्ञात रहा, यानी छुपा हुआ रहा। उसके बाद इनकी क्या हुआ, पुनः खोज कब किया गया, उन्हें ना 1900 में फिर किया गया। कौन किए थे, डी ब्रिज ने किए थे, उसको क्रॉस करवाए, फिर है ना बॉन शेरमार्क भी आए और वो स्वतंत्र रूप से इसका क्या किए, उजागर भी कर दिए थे। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम और जीन में क्या है ना अंतर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है जीन और क्रोमोसोम में अंतर लिखें। ठीक है, तो देखिएगा कि वल्टर है ना, वल्टर सटन और थियोडर बोबरी ने देखा था क्रोमोसोम को व्यवहार को जीन जैसे ही देखा था। यहाँ से आपका ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने सबसे पहले कौन बताए थे, तो वल्टर सटन और थियोडर बोबरी ने इनके बारे में बताए थे जीन के बारे में। इसलिए पूछता है कि जीन और क्रोमोसोम में अंतर। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ही। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सहलगनता या पुनर्योगजन, यानी इसमें जो होता है थॉमसन हर्ट मॉर्गन ने फल मक्खी पर एक काम किए थे। ये आप देख रहे होगे, तो ये आपका क्या है दिख रहा होगा, ये फल मक्खी दिख रहा होगा। ये कौन सा है, फल मक्खी है। जिन्हों सहलगनता का जो एक ही क्रोमोसोम में स्थित जीव को भौतिक संयोग के जिन को तथा है ना सात वंशागत होते हैं। पुनर्योगज का मतलब होता है कि है ना अचानकीय जीन संयोजन के उत्पादन। मॉर्गन ने पाया कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर है ना होते हैं तो वह स्वतंत्र अभिभवन के आपस में क्रियाएं नहीं होते हैं, क्योंकि मॉर्गन के सिद्धांत के अनुसार देखा जाता है कि मॉर्गन के पीले शरीर को सफ़ेद आंखें वाली मक्खी के क्रॉस भूरे शरीर वाले आंखों वाली मक्खी के किए थे, जिसका जो अनुपात होता है अभी जस्ट दिखा दिए थे 9:3:3:1 होते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी क्या करना स्क्रीनशॉट लेके आप एकदम जितने भी टॉपिक बता रहे हैं सभी VVI क्वेश्चन बता रहे हैं, आप प्लीज़ इस सभी टॉपिक को ऑब्जेक्टिव के लिए प्लस सब्जेक्टिव के लिए तो आपको रामबाण है ही, प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बहुजीनी वंशागति क्या है। तो क्या है, तो जब कोई लक्षण 3 या 3 से अधिक जीन को नियंत्रण करता है तो उसे बहुजीन या वंशागति भी इसे कहा जाता है। इसके कारण क्या होता है ना, एलील एबीसी आपको क्या करेगा, उत्तरदायी इसमें सब महत्वपूर्ण भाग निभाने के काम करेगा। इसी प्रकार से क्या होता है, लिंग निर्धारण की क्रियाएं होते हैं, जिसमें आप लोग को हम बता दिए थे कि मानव में जो लिंग निर्धारण के करने की जो क्रिया जो होता है वो हैकिंग जो किए थे, और वो कब किए थे 1891 ईस्वी में किए थे, कीटों पर किए थे। या आप मानव पर भी याद रखिएगा, मानव का लिंग निर्धारण अगर कह दे तो जिसमें हम बताए थे कि मानव को लिंग निर्धारण जो होता है वो 46 होते हैं, जिसे जो 2 भागों में बांटा जाता है, नर और मादा। नर में 44+XY और मादा में जो होते हैं 44+XX होते हैं। जब आपस में संलयन की क्रिया करेगा तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न होते हैं। तो आप इसको भी क्या करो, अपने कॉपी में दम लगाते चलिए। नहीं अगर कॉपी में है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर माध्यम से लगा लीजिए, क्योंकि इसके लिए बहुत बहुत क्वेश्चन आपको आने को मिलेगा। अगर आप वीडियो को ना देख कर जाइएगा तो आकर देखिएगा तो बहुत बहुत आपको पछतावा भी आ सकता है, ताकि यहाँ से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने वाला एग्जाम में नहीं है। देखिए लिंग निर्धारण मनुष्य में किस प्रकार से होता है, अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया कि मनुष्य में अगर कहा जाए कि 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 जोड़ा जो होते हैं वो गुण समान होते हैं और एक जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट होते हैं। मानव में अलग, स्त्री में क्या होते हैं, यानी नर में अलग और स्त्री में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसको भी लगाओ। उसके बाद में है ना मधुमक्खी के लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो आप डायग्राम में देख लीजिए। आप इसको क्या करना है ना, ज़्यादा मैं बताने का प्रयास नहीं कर। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना उत्परिवर्तन को भी आप देख लीजिएगा। और उत्परिवर्तन क्या होता है, तो DNA के जो अनुक्रम जो बदलाव लाती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उत्परिवर्तन करते हैं। इसको भी जो 2 भागों में बांटा जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन जो हो जाता है ना, इसमें क्या करता है उत्परिवर्तन की क्रियाओं को क्या करता है वो प्रकार करता है। आगे है ना वंशावली विश्लेषण जो होता है। वंशावली विश्लेषण का मतलब होता है कि मानव में वंशागत के लक्षणों या विकारों को अध्ययन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, वंशावली विश्लेषण कहते हैं। आप इसको भी लगाओ। अनुवांशिक विकार किससे कहते हैं, या है ना मेंडलीव के विकार को एकल जीन के उत्परिवर्तन होता है ना। वंशागत के मेंडलीव के सिद्धांत को पालन करते हैं। उदाहरण के जैसे हीमोफीलिया हो जाए, वर्णधता हो जाए, है ना थैलेसीमिया हो जाए, दात्र कोशिका हो जाए, रक्ता हो जाएगा। इस प्रकार के जितने भी जो है एक प्रकार जैसे हीमोफीलिया की ले लो, तो हीमोफीलिया में हम लोग को क्या होता है, हीमोफीलिया में है ना, हीमोफीलिया में जो होता है इसे रॉयल है ना डिजीज भी कहा जाता है। इसे रॉयल डिजीज भी कह सकते हैं। यह एकल कोशिका है ना कोशिका प्रोटीन प्रभावित करता है। यह छोटी चोट के कारण जो होता है रक्त जो होता है कटे हुए छठे भाग पर क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है,
इसका जो वाहक जो होते हैं वो स्त्री होते हैं, नारी जो होता है रोगग्रस्त होने की संभावना में बहुत कम होते हैं। उसके बाद देखिएगा वर्णतता क्या होता है, इसमें क्या होता है लाल और हरे रंग के व्यक्तियों का पहचान नहीं होता है। यह लगभग जो होता है ना, ये जो होता है एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। इसमें लगभग जो होता है 8% जो होता है पुरुष और केवल 0.4% जो होते हैं वो स्त्री पर होते हैं। किस पर होते हैं? स्त्री पर होते हैं। तो यह जो होता है केवल वाहक जो रूप में काम करता है वो किस पर करता है? पुत्र के रूप में काम करता है। ये वाहक नारी से पुत्र में रोग में पाए जाने वाले जो पुत्र का जो होता है वो लगभग लगभग जो होता है वो 50% होता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा है दंत कोशिका आरकता। इसका मतलब होता है क्रोमोसोम के कारण जो होता है यह बिंदु उत्परिवर्तन के उत्कर्ष का है ना उदाहरण होता है। जैसे हीमोग्लोबिन हो जाए, बीटा ग्लोबिन हो जाए, श्रृंखला छठी स्टेज में जो हो जाए, जिसके कारण क्या होता है विभिन्न प्रकार के रोग की उत्पन्न हो सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी आप लोग के लिए क्या है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तन अगुणित हो जाए, द्विगुणित हो जाए, क्रोमोसोम की संख्या की कमी हो जाए, तो ये जितने भी जो कमियां जो होता है वो गुण क्या कहलाता है? ट्राइसोमी और मोनोसोमी भी कहलाता है। ट्राइसोमी में क्या होता है कि इसके क्रोमोसोम की अतिरिक्तता जो होता है 2n+1 यानी एक गुण की क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है, उसे ट्राइसोमी कहते हैं। और मोनोसोमी में क्या होता है? एक गुणसूत्र की क्या हो जाते हैं? कमी हो जाते हैं। तो ये सब आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद बहुगुणता की भी बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमेशा जो होता है गुण जो होता है बढ़ते जाता है, एक एक गुण बढ़ते जाते हैं। जैसे n हो जाए, 2n हो जाए, 3n हो जाए, ये सभी गुण आपस में क्या होते रहते हैं? बढ़ते चल जाते हैं। और जब होता है पुरुष में हो जाता है 44+x(x/y) यानी 47 हो जाता है, जिसके कारण जो होता है वो पुरुष जो होता है अर्धमानव हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किन्नर भी कह सकते हो। ठीक है, जिस जो पुरुष में स्त्रियों का लक्षण आ जाता है, स्त्रियों का गुण आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर मानव भी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा कि डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाते हैं? कमी हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं कि इसमें जो होता है 21वें क्रोमोसोम में अतिरिक्त प्रति जो होता है वो 47 आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? 47। इसके लक्षण क्या होता है? छोटा कद का हो जाता है, छोटा गोला सिरा हो जाता है, उसका शरीर सही से विकसित नहीं हो जाता, मुंह आंशिक रूप से खुला हो जाता है, जीभ के में बड़े क्या हो जाते हैं? खांचे आ जाते हैं, चौड़ी हथेली हो जाते हैं। शरीर के कहने का मतलब है कि पूरा शरीर का बनावट जो होता है वो क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि आपका जो हो जाता है क्रोमोसोमीय विकार जो होता है 2 से 3 के रूप में हो जाता है। जैसे अगर मान के चलो, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि फेल्टर सिंड्रोम में हो जाता है कि एक्स क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त प्रति जो होता है उसमें 47 हो जाते हैं। 47 कैसे हो जाते हैं? 44+x(x/y) यदि व्यक्ति पुरुष होता है तो उसमें मादा का लक्षण आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? है ना, गायनोकैमेटिया भी कह सकते हैं, या उसी को हम लोग बांझ भी कह सकते हो। ऐसे पुरुष जो होते हैं कभी संतान को जन्म देने के योग में नहीं होंगे। उसके बाद देखिए टर्नर सिंड्रोम जो होता है, यह जो होता है एक्स क्रोमोसोम पर होता है, जिसमें जो होता है एक जो गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? कमी हो जाते हैं। और यह जो होता है स्त्रियों में होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? अंडाशय पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते हैं और ऐसे स्त्री संतान को जन्म नहीं दे पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जो है देखिएगा, इसका गुण क्या हो? जैसे हीमोफीलिया में हो गया, आप है ना इसको रख लीजिएगा, है ना। एक्स संलग्नता का होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनना। वर्णतता में जो होता है एक्स पर ही होता है, जिससे लाल और हरे रंग का पहचान नहीं होता है। उसके बाद दांत कोशिका रखता होता है, आलिंग गुणसूत्रीय पर प्रभाव करता है, जो जिसका आकार का हो जाता है हंसिया आकार का हो जाता है, जिसका शरीर बनावट बिगड़ जाता है। उसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन संश्लेषण होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोमोसोम में एक ऐसी जोड़ी जो होता है गुण में वृद्धि हो जाता है ना। क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम में होता है, इसमें क्या होता है? इसमें भी एक 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में होता है एक गुणसूत्र की क्या हो जाते हैं? कमी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार नंबर 5 का इसी प्रकार से रहा। टोटल मैं आपको चैप्टर नंबर क्लास 12 के लिए 5 का करवा दिए हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और डायरेक्टली ये क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोग को फिर से अगले क्लास में फिर से आप लोग अगले चैप्टर के बारे में बताऊँगा।